स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं ऋषिका। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने आज उनका निधन हो गया। बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें पिछले कुछ दिनों से सपा नेता की हालत गंभीर बनी हुई थी। 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वो 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। अब मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई के लिए रवाना हो चुका है। कल बता दें कि दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया और सम्मान के प्रतीक के रूप में राज्य में 3 दिन के शोक की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु उन नेताओं के युग का अंत है जो संघर्ष और समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते थे। यूपी के स्पीकर सतीश महाना ने भी दिग्गज नेता के निधन पर दुख जताया है। वहीं बिहार सरकार ने भी उनके सम्मान में 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और हमारे तो संबंधी थे, हमारी बेटी वहाँ उनके घर में है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने, तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सब के लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था।
हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना, खाए नहीं खाए क्या तकलीफ है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम चूँकि सिंगापुर जा रहे हैं, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। मुलायम सिंह यादव जो है बहुत ही बड़े लीडर थे। मुफ्ती साहब के साथ उन्होंने काम भी किया है। बड़े सेक्युलर लीडर थे जिन्होंने न सिर्फ पिछड़ी जातियों को बल्कि जो माइनॉरिटी थी, खासकर जो मुसलमान थे, न सिर्फ उनको हिफाजत दी, उनकी सुरक्षा की, बल्कि उनको एम्पावर भी किया। मुलायम सिंह यादव बहुत कम लीडरों में ऐसे लीडर थे जिन्होंने कम्युनल फोर्सेस का न सिर्फ डट के मुकाबला किया बल्कि उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और माइनॉरिटीज के साथ खड़े रहे, पिछड़ों के साथ खड़े रहे। और जो आज जो कम्युनल फोर्सेस इस मुल्क के अंदर ताकतवर हो रही हैं और बहुत कम लीडर ऐसे हैं जो उनके सामने खड़े होने की जुर्रत करते हैं। तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव साहब की जिंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखा और उसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी सर्फ कर दी, हमें उनसे सबक सीख के हमें भी जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनके सामने डट के खड़ा होना चाहिए। उनका लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हो सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। मैं इस निधन पर दुख व्यक्त करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ। भगवान उनको चरणों में स्थान दें और जो आवाज़ समाजवाद के बने थे उसको अन्य उनके अनुयायी प्रशंसक आगे लेके चलेंगे और मुझे आशा है कि आज पूरे देश के अंदर उनके अनुयायी प्रशंसक हम सब उनके निधन पर दुखी हैं और उनको भगवान अपने चरणों में स्थान देगा। ओम शांति। इसी संकट से प्रदेश की जनता को नुकसान पहुंच रहा है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। जयपुर में उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश का विकास कार्य ठप हो गया है और जल जीवन मिशन में भी प्रदेश पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज से 2023 तक जनता को छुटकारा मिलेगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। शेखावत साहब, राजस्थान में जो सियासी संकट चल रहा है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं राजस्थान की जनता के दुर्भाग्य की दृष्टि से देखता हूं कि सरकार और सरकार के आला कमान दोनों कुर्सी बचाने में बिजी हैं और कुर्सी के इस संकट के चलते राजस्थान की जनता पिस रही है। राजस्थान में जिस तरह की नित्य प्रतिदिन घटनाएं हो रही है, कभी महिलाओं के प्रति अपराध की, कभी निरपराध लोगों के साथ में तो मारपीट की जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस तरह के क्रूर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, राजस्थान की सरकार की इस कुर्सी के किस्सा कुर्सी के चक्कर में राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ और पिसा हुआ महसूस करती है। सचिन पायलट झालावाड़ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, संदेश ये दे रहे हैं सीएम की मैं संकट से उबर गया हूं। आपको लगता है कि अभी उभरे नहीं है या अभी बहुत कुछ होना बाकी है? मुझे लगता है कि उनकी घर की लड़ाई में मुझे टिप्पणी करने का न तो आवश्यकता है न प्रासंगिकता ही है। ईस्टर्न राजस्थान केनाल को लेकर के मुख्यमंत्री अब भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र से कोई सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा है। केंद्र से सहयोग के लिए जो आवश्यक मापदंड है उन मापदंडों को पूरा करने के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। बार बार हमने बैठक भी बुलाई है। जो अंतिम बैठक हुई थी जयपुर में, दिल्ली में, उसमें भी उनके अधिकारियों ने कहा था कि हम रेलेवेंट डेटा के साथ में वापस आएंगे, वो अभी तक आए नहीं है। आए अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करें और उसके बाद में जो है निश्चित रूप से उनको सहयोग मिलेगा। आपके अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्या राज्य सरकार की ओर से अभी इस वक्त कोई पत्र व्यवहार या कोई मीटिंग इस तरह की कुछ करने की कोई गुजारिश नहीं की जा रही? अब से पहले भी किसी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं था, सिर्फ चिट्ठी लिख करके कि इसको किया जाए। इसके अतिरिक्त कभी उन्होंने आकर के अपने डेटा के साथ में डिस्कस करने का प्रयास नहीं किया है। उल्टा हमने जब कभी बैठक बुलाई है तब भी शायद आधे अधूरे मन से वो लोग वहां आए होंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। आगे बढ़ता रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का। बता दें कि त्योहारी सीजन आने को है और इस बीच ही बत्ती गुल हो सकती है। कनिष्ठ अभियंताओं की बता दें वेतन विसंगति का जो मामला है वो गर्मा गया है। पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सदस्य आक्रोशित हैं।
20 अक्टूबर से महापड़ाव पर जाने की वो चेतावनी दे चुके हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 90 दिन का आश्वासन दिया था। 90 दिन में केवल वार्ता हुई है, कोई समाधान स्थायी रूप से अभी नहीं निकला है। वहीं आज जयपुर जिला कलेक्टर सहित सभी 33 जिलों में ज्ञापन दिया गया है। वेतन विसंगति और प्रमोशन में ब्रेक से पनप रहा है आक्रोश। रेशमा लागू होने के बावजूद दीपावली से पहले दिखाएंगे जेईएन अपनी पावर। बड़ी खबर इस वक्त की, त्योहारी सीजन से पहले बत्ती गुल हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो जेईएन्स हैं राजस्थान के, वो कनिष्ठ अभियंता वेतन विसंगति की मांग को लेकर के बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आज पूरे राज्य में जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन देके उन्होंने अपनी जो बात है वो सरकार तक अंतिम बार पहुंचा करके जो चेतावनी है वो सरकार को जारी की है कि अगर सरकार उनकी बातों पर विचार नहीं करती, उनकी मांगों पर विचार अब नहीं करेगी, तो दीपावली से पहले जो दीपावली जो कि दीपोत्सव का पर्व माना जाता है, रोशनी का पर्व माना जाता है, पूरे साल इसका इंतजार किया जाता है और बिजली विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो ये तमाम अभियंता अगर हड़ताल पर चले जाएंगे, महापड़ाव की चेतावनी इन लोगों ने दी है, तो साफ तौर पर पूरे राजस्थान के अंदर जो है बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं वो चौपट हो जाएगी। 90 दिनों का आश्वासन जो है वो ऊर्जा मंत्री की ओर से दिया गया था, मगर ऊर्जा मंत्री फिलहाल गुजरात के दौरे पर गए हुए प्रभारी के तौर पर, वहां पर टिकट बांटने के लिए चुनाव के। लेकिन ये जो ऊर्जा विभाग के जो तमाम जेईएन्स हैं, ये सरकार से नाराज होकर के आज इन्होंने फाइनली जो है वो जिला कलेक्टर्स के माध्यम से पूरे राज्य भर के अंदर ज्ञापन का दौर जो चला है, जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में जैसलमेर तक ज्ञापन दिए गए हैं और ये मांग रखी गई है सरकार के समक्ष कि अगर समय रहते इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो साफ तौर पर ये तमाम अभियंता जो हैं ये लोग हड़ताल पर उतरेंगे, महापड़ाव डालेंगे और महापड़ाव डालने के बाद में जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाएगी राजस्थान की बिजली विभाग की, उसके लिए जो जिम्मेदार होगा वो यहाँ का प्रशासन होगा, ऊर्जा विभाग का, क्योंकि इन लोगों ने जी बिल्कुल लवली, अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया इन मांगों की तरफ तो एक बड़ा संकट आ सकता है बिजली का दीपावली और बाकी त्योहारों से पहले। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंसा की खबर है। कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में बीती रात हिंसा हो गई। घटना के बाद दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। बता दें कि तनाव पैदा हो गया है, इस बारे में जानकारी सामने आई है। ये भी बताया जा रहा है कि इकबालपुर, मोमिनपुर जैसे इलाकों में बड़े स्तर पर हंगामा हुआ है। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। पथराव और बम फेंकने की भी घटनाएं सामने आई हैं। बीती रात बता दें बड़ी संख्या में लोगों ने इकबालपुर थाने का घेराव किया। वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर आरएएफ भी पहुंच गई है। भाजपा ने शहर के तनाव प्रभावित क्षेत्र में मोमिनपुर हिंसा के मद्देनजर केंद्रीय बल की तत्काल तैनाती की मांग की है। आगे बढ़ेंगे और खबर अब असम से। असम के काजीरंगा में एक गेंडा ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गेंडे हमारे विशेष दोस्त हैं, हम उनकी जगह पर किसी को घुसने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हल्दीबाड़ी में हुई। गेंडा बच गया, वाहन को रोका गया और उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि काजीरंगा में जानवरों को बचाने के लिए एक संकल्प के तहत 32 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने इस घटना का वीडियो भी पोस्ट किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक ट्रक तेजी से सड़क पर आ रहा है और इसी बीच एक गेंडा जंगल से निकल आता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रक आखिरी समय में गेंडे को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। इसके बाद गेंडा टक्कर खाने के बाद उठ खड़ा होता है। किसी तरह वो सीधा होता है, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। हालांकि कुछ देर बाद वो जंगल में चला जाता है। और दिल्ली के पुराने इलाके में लाहौरी गेट के पास भारी बारिश के कारण कल एक पुरानी इमारत गिर गई। इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। कल से इस बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 9 घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 और लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। हालांकि इन लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लाहौरी गेट इमारत गिरने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। आईपीसी की धारा 304A, 336, 337, 338 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मेरा घर के ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर गया आके, उसके अंदर मेरा सारा सामान दब गया।
मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान है, जिसको मैं गरीब आदमी कहाँ से करूँगा। सारा मेरा दरवाजा वगैरह तोड़ दिया, अंदर की सारे मतलब हर चीज़ टूट गई, जो मूर्ति सूर्ति लगी हुई थी अंदर सब तोड़ दी है। एक मेरा लड़का फंसा था, मैंने किवाड़ तोड़ के परली साइड से निकाल लिया उसको। पंजाब के मोहाली जिले में एयरपोर्ट चौक के पास मोहाली सिटी सेंटर में एक निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल की मिट्टी खिसकने और एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। रविवार शाम हादसा हुआ है और रात तक बचाव कार्य चलता रहा। बता दें कि एनडीआरएफ की टीमें और पुलिस मौके पर पहुंची हैं। सोहाना थाना पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज किया है। गैर इरादतन हत्या के इस मामले में अधिकतम 10 वर्ष कैद और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं मामले में धारा 336 और 338 भी लगाई गई है। सोहाना थाना पुलिस ने बताया कि सूर्या कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स और प्रोजेक्ट ऑफिसर अजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोई टैक्नीकल पार्ट है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੋਬਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਟਾਸਕ ਲੀਗਲੀ और असी इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी लॉन्च कर दी सर। अयोध्या की सरयू ने बता दें कि एक विकराल रूप धारण कर लिया है। रविवार की सुबह 10 बजे नदी खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। सरयू का खतरे का निशान 92.730 है, जबकि 92.900 मीटर जलस्तर मापा गया है। हर घंटे 1 सेंटीमीटर जलस्तर में वृद्धि हो रही है। सरयू के स्वरूप से अयोध्या के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ प्रदेश में हुई भारी जल वर्षा के कारण सरयू का जलस्तर बढ़ा है। इससे अयोध्या के रुदौली क्षेत्र के कैथी घाट और अयोध्या के पूरा बाजार से सटे तटीय इलाकों में हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरयू नदी के जो है जलस्तर बढ़ रही है। अभी 3 घंटे से रुकी आगे बढ़ने का उम्मीद है। फोरकास्ट भी हमारा 93.100 कल 8 बजे के लिए आया है। नदी हमारी बढ़ने की स्थिति में है। नदी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और बारिश के होने के कारण जो है पानी बढ़ रहा है। हाँ, तो कितना डर बना हुआ है इस समय? इसमें तो डर तो है, बहुत खतरा बहुत है। धार बहुत तेज चल रहा है। हाँ, धार बहुत तेज चल रहा है और बहुत सावधान से स्नान करने के लिए। अच्छा। और मेरठ में 2 दिन से हो रही भारी बारिश के कारण रविवार को कार चालक समेत नाले में समा गई। बाद में बता दें किराए पर क्रेन मंगाकर कार को नाले से निकलवाना पड़ा। एनएएस कॉलेज सुभाष नगर गली नंबर 11 के पास के नाले में कार चालक कार समेत नाले में गिर गया। किसी तरह चालक के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने युवक को बचाया। कार को नाले से निकालने के लिए 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आगे बढ़ेंगे और रुक कर लेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का। मेडिकल कॉलेज में नवीन पदों का सृजन होगा। चिकित्सा महाविद्यालय में बता दें कि 619 नए पदों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने नवीन पदों को मंजूरी दे दी है। बता दें नर्सिंग स्टाफ और वार्ड अटेंडेंट के 619 पदों को मंजूरी मिल गई है। 619 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। संविदा भर्ती नियम के प्रावधानों के अनुसार बता दें कि ये भर्ती होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में अब नवीन पदों का सृजन होगा। चिकित्सा महाविद्यालयों में 619 नए पदों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवीन पदों को मंजूरी दे दी है। नर्सिंग स्टाफ और वार्ड अटेंडेंट के 619 पदों को मंजूरी दी गई। बड़ी खबर, बड़ी राहत की खबर। आगे बढ़ेंगे और एक और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें। रूस से बड़ी खबर है, जहां रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला देखने को मिला। राजधानी कीव से मिसाइलों की बारिश देखने को मिली है। बता दें हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव के बीचों बीच सोमवार को 3 बड़े धमाकों की आवाज सुनाई गई है। यूक्रेन की बता दें अन्य शहरों में भी धमाकों की खबर है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने सोमवार को कुल 75 मिसाइलें दागी हैं। जनता से सुरक्षित जगह छिपने को कहा गया है। राष्ट्रपति दफ्तर के डिप्टी हेड ने कहा कि यूक्रेन पर मिसाइलें बरस रही हैं। ताजा हमलों में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला देखने को मिला है। राजधानी कीव में मिसाइलों की बारिश की गई है। यूक्रेन के अन्य शहरों में भी धमाकों की खबर है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने सोमवार को कुल 75 मिसाइलें दागी हैं। इसके साथ ही जनता को भी सुरक्षित स्थानों पर छिपे रहने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति दफ्तर के डिप्टी हेड ने कहा है इस बारे में। अगर किसी को यह लग रहा है कि यूक्रेन की जंग में पुतिन हार मान चुके हैं तो ये बिल्कुल गलत है। काद्रेव ने अब करीब 1 लाख लड़ाकों की फौज यूक्रेन की जंग के लिए तैयार कर दी है। इसके साथ ही वो पुतिन से बात करके अपने फेवरेट जनरल को रूस की आर्मी का सुप्रीम कमांडर बनवा दिया है। पुतिन का ये जनरल ऐसा है जो एनाकोंडा की तरह अपने दुश्मन को जकड़ने की ताकत रखता है। क्या पुतिन का ये नया बदलाव यूक्रेन की जंग का नतीजा भी बदल देगा? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जिएंगे या मरेंगे, कैसे भी करेंगे लेकिन यूक्रेन की जंग जीतेंगे। पुतिन की जिंदगी का अब यही एक मकसद है, ज़ेलेंस्की की बर्बादी, अपने दुश्मन का खात्मा। यूक्रेन की युद्ध नीति से चाहे कितने ही रूसी सैनिकों की लाशें मॉस्को आए, लेकिन पुतिन जंग से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन अपने दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे। इसलिए पुतिन ने रणनीति बदल दी है, लेकिन टारगेट वही है, यूक्रेन की फतह। यूक्रेन में जंग लड़ रही अपनी पूरी सेनाओं का जिम्मा अब पुतिन ने अपने कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को दिया है। सर्गेई सुरोविकिन का सम्मान यूक्रेन के अंदर रूस की थल सेना, रूस की वायुसेना, रूस की नौसेना, चेचन्या की फौज, दागिस्तान की फौज, सीरिया की फौजी टुकड़ी, ये सारी सेनाएं अब सिर्फ और सिर्फ पुतिन के इस नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन को रिपोर्ट करेंगी। अब यूक्रेन की युद्ध भूमि में वही होगा जो पुतिन के नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन चाहेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।